Good morning, students. Today we are going to start our poem Hiroshima by Ageya. This poem is written by an author which basically writes in Hindi. जो आज के हमारे कवि हैं वो बेसिकली क्या है, हिंदी साहित्य के कवि हैं. तो इनकी ये जो कविता है जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो ट्रांसलेटेड है. ठीक है, तो दिस पोएम वाज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी बट देन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ठीक है, तो फिर ये जो प्रेजेंट पोएम हिरोशिमा जो हम अभी करेंगे ये ट्रांसलेटेड पोएम है विच वाज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी. ठीक है, and this poem is in the section B of your syllabus paper 1. फाइनल ईयर का जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 के सेक्शन बी के अंदर सेक्शन बी में जो हमारे पोइट्स हैं दैट आर बेसिकली इंडियन इंग्लिश पोइट्स. ठीक है, वो इंडियन पोइट्स जो कि इंग्लिश में लिखते हैं या फिर इंडियन पोइट्स जो कि किसी भी भाषा में लिखते हो उनका जो वर्क है वो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. जैसे कि हमने पहले होम कमिंग पढ़ी थी तो वो बेसिकली क्या थे, तमिल में लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे. बट अभी के जो कवि हैं वो बेसिकली क्या है, हिंदी के एक महानतम कवि में उनकी गिनती होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ आवर पोएट. So, this present poem Hiroshima is composed by a writer whose name is Ageya. जो अगेय नाम है वो इनका पेन नेम है. पेन नेम का मतलब कई राइटर्स होते हैं जो अपने ओरिजिनल नेम से रचनाएं नहीं करते हैं, वो एक कोई अपना नाम चुन लेते हैं और उस जो सब नेम है उसको पेन नेम कहा जाता है जिसके की द्वारा वो अपनी रचनाओं को लिखते हैं. ठीक है, तो इनका ओरिजिनल नेम क्या है, तो हिज ओरिजिनल नेम इज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन. ठीक है, तो फुल नेम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एंड ही इज़ पॉपुलरली नोन बाय हिज पेन नेम अगेय. और अगेय का मतलब क्या होता है, अगेय इज़ अ हिंदी वर्ड जिसका कि मतलब है अननोएबल, जिसको कि जाना न जा सके, जिसको कि हम जान नहीं सकते हैं, कि वो हमेशा क्या है, सीक्रेटिव ही रहता है, आप उसको पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं. तो ये अज्ञेय का मतलब होता है ये. ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन was an Indian writer, poet, novelist, critic, journalist in Hindi language. ठीक है, he is regarded as the pioneer of experimentalism movement in modern Hindi literature. जो कि मॉडर्न हिंदी साहित्य है उसके अंदर एक्सपेरिमेंटलिज्म का जो मूवमेंट हो, एक्सपेरिमेंटलिज्म मतलब प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के ये बहुत प्रयोगवाद का एक तरह से इनको क्या कहेंगे, जनक माना जाता है, जनक न भी कहें तो काफ़ी सारे जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इन्होंने अपनी पोइट्री में किए. एंड एज यू ऑल नो कि जैसे मॉडर्निज्म जो शाखा है कविता लिखने की, तो दैट बेसिकली मीन्स एक्सपेरिमेंटलिज्म. ठीक है, तो उसमें क्या करता है कवि, नए नए प्रयोग करता है कविता लिखने के तरीके में या अपने सब्जेक्ट्स चुनने में, फॉर्म के अंदर, सब्जेक्ट मैटर के अंदर. ठीक है, दे एक्सपेरिमेंट विथ न्यू थिंग्स, तो न्यू टेक्निक्स. तो हिंदी साहित्य के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है इन एक्सपेरिमेंटलिज्म. सो ही वॉज बॉर्न इन 1911, 1911 में कसिया जो कि एक जगह है यूपी में, वहाँ इनका जन्म हुआ. एंड ही डाइड इन 1987 इन न्यू दिल्ली. ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964, ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1978. एंड एज यू ऑल नो कि जब इनकी पैदाइश हुई 1911 में, तो तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था. तो ही टुक एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल
and spent several years in prison for his revolutionary activities। तो ये क्रांतिकारी भी रहे हैं, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा स्वाधीनता संग्राम था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, एंड काफ़ी वर्षों तक ये जेल में भी रहे अपने विद्रोहकारी जो इनके कर्तव्य थे उसके कारण। ब्रिटिश शासन का इन्होंने विद्रोह किया, तो उस कारण से इनको अपने जीवन के कई वर्ष जेल में भी बिताने पड़े। ठीक है, तो दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट द poet, and he is basically a poet of Hindi literature, and his present poem Hiroshima is translated from the originally Hindi language to the English language। ठीक है, now coming to our poem हिरोशिमा। हिरोशिमा जैसा कि आप लोग सब वर्ड से ही समझ सकते हैं, ये बहुत ही क्या है, फेमस वर्ड है। एंड हिरोशिमा नागासाकी, साथ साथ में ये दोनों वर्ड्स आते हैं, और ये वर्ड्स क्या हैं, दीज आर द टू सिटीज़ इन जापान। जापान के अंदर दो शहरों के नाम हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी। और ये फेमस क्यों हैं, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर के समय हिरोशिमा एंड नागासाकी ये दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सबसे प्रथम बार विश्व में एटम बॉम्ब से हमला किया गया। ठीक है, तो इस और उसके बाद जो तबाही हुई वो अकल्पनीय है। ठीक है, जिसकी कि कोई हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस लेवल की क्या है तबाही हुई। तो दिस प्रेजेंट पोएम हिरोशिमा इज़ रिटन ऑन द बैकग्राउंड, उसी बैकग्राउंड के ऊपर या उसी थीम के ऊपर, वही स्टोरी के ऊपर ये कविता जो है लिखी गई है, हिरोशिमा। इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट विच हैपेंड इन आवर हिस्ट्री। ठीक है, तो ड्यूरिंग तो बेसिक स्टोरी लाइन जो है वो क्या है, जैसे कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका वांटेड टू गेट अ वेरी अर्ली विक्ट्री और कॉन्क्वेस्ट एंड इट्स डोमिनेंस ओवर जापान। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था, उस वक्त पूरा विश्व जो है वो दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, दो अलग अलग हिस्से बन गए थे, तो काफ़ी भयंकर युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका जो है वो बहुत जल्दी विश्व में अपनी जो है सुपर पावर होने की जो उसकी आकांक्षा थी वो एस्टैब्लिश करना चाहता था। वो ये चाहता था कि भाई पूरा विश्व अब मेरे अधीन रहे, मैं सुपर पावर हूँ। और वो टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों में एटम बॉम्ब वगैरह ये सब बना करके वो ताकतवर तो हो ही चुका था। तो ही वांटेड अर्ली विक्ट्री, कि बहुत जल्दी से क्या है मैं युद्ध जीत जाऊं और फिर विश्व में मैं एक सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो जाऊंगा। तो इसने एटम बॉम्ब तब बनाया ही था। सो दे डिसाइडेड टू यूज़ इट, कि उसको हम क्या करेंगे, जापान के ऊपर यूज़ करेंगे। तो बिना सोचे समझे कि भाई कहाँ क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, उन्होंने बिना सोचे समझे क्या किया, जापान के ऊपर जापान के दो शहर जो हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहाँ पे उन्होंने बमबारी कर दी, एटम बॉम्ब्स गिरा दिए। सो द पोएम इज़ रिटन इन दिस बैकग्राउंड शोइंग द रिजल्ट ऑफ दैट बॉम्बार्डमेंट। तो अब इन्होंने एटम बॉम्ब तो गिरा दिया, उसके बाद की जो स्थिति है वो क्या रही, क्या कंडीशन हुई, लोगों के ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहा, लोग किस प्रकार से जनजीवन जो है प्रभावित हुआ, और यहाँ तक कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ, सिर्फ जापान ही नहीं पूरा का पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। तो क्या स्थिति रही, क्या प्रभाव रहा, इस बैकग्राउंड के ऊपर ये जो कविता है हिरोशिमा वो लिखी गई है। ठीक है, तो दिस वॉज द बैकग्राउंड बिहाइंड विच दिस पोएम हिरोशिमा इज़ composed, and this poem also is a bit tough poem। इसको हल्का सा it is not a very easy poem to understand। क्योंकि it is written in figurative form। आयरनी एक तो ये मॉडर्न कविता है, ठीक है, मॉडर्निज्म का जो
दिस इज़ अ मॉडर्न पोएम एंड मॉडर्न पोइट्री इज़ फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। उसके अंदर आयरनी का, कॉन्ट्रास्ट का ये बहुत ज़्यादा क्या है यूज़ रहता है। तो दिस पोएम इज़ ऑल्सो फुल ऑफ आयरनी एंड कॉन्ट्रास्ट। जो हम पढ़ेंगे, जो टेक्स्ट है, जो लिटरल मीनिंग है जो हम पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में मीनिंग वो नहीं है, कभी वो नहीं कहना चाह रहा है जो एकदम से प्रथम दृष्टया प्रतीत होगा कि हाँ यही मीनिंग है, ऐसा नहीं है। द मीनिंग विल बी समथिंग एल्स, ठीक है। तो द पोएम इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स, आयरनी, मेटाफोर्स एंड अगर आप वो समझ जाते हैं जो कॉन्ट्रास्ट है, एक बार स्टोरी लाइन समझ जाते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट समझ जाते हैं, देन इट विल बी अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। So, now coming to the text of the poem. In the first stanza, very opening lines of the poem, the poet shows that the poem will be figurative and connotative. So, reading the text of the poem, the poet says, "On this day, the sun appeared. No, not slowly over the horizon, but right in the city square." So, by reading the lines, it seems as if the poet is talking about the sun. अगर हम when we read the first line of the poem, "On this day, the sun appeared," it seems very simple that yes, the poet is talking about sun. कि कवि जो है वो सूरज की बात कर रहा है कि आज के दिन on this day the sun appeared, सूरज उगा। No, not slowly over the horizon, but right in the city square, कि वो नहीं धीरे धीरे नहीं उगा है। नॉट स्लोली ओवर द होराइजन, जैसे कि एज यू ऑल नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्वी दिशा से उगता है और फिर वो धीरे धीरे क्या है, बिल्कुल 12-1 बजे के आसपास क्या है वो एकदम आता है ऊपर अपने टॉप पॉइंट पर और बिल्कुल चमकदार हो जाता है। तब कि नहीं, ये धीरे धीरे, होराइजन का मतलब जो एक पूर्व दिशा में, कि वो वहाँ से नहीं होगा है, बट ये राइट इन द सिटी स्क्वायर, कि जो सिटी स्क्वायर है, जो मेन एरिया जो है सिटी का, किसी भी शहर का एक मेन एरिया होता है, मेन मार्केट होता है जिसको कि हम शहर का दिल कहते हैं, ठीक है। तो वो सीधा क्या है, वहीं उगा है। तो इट मीन्स व्हाट, हियर द सन इज नॉट रेफर टू द नेचुरल सन, जो असली में जो सूरज है, जो प्राकृतिक सूरज है, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। द पोएट हियर इज रेफरिंग टू द सन कॉज्ड बाय द एटम बॉम्ब। जब एटम बॉम्ब को गिराया गया शहर पर, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब है वो डायरेक्टली सिटी पे गिराया, राइट इन द सिटी स्क्वायर, बिल्कुल शहर के मध्य में, जो सिटी का जो दिल जिसको कहेंगे, वहाँ उन्होंने बॉम्ब गिराया। और जैसे ही बॉम्ब गिरा, ठीक है, तो एज यू ऑल नो दैट एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये जो बॉम्ब्स होते हैं, व्हेन यू ड्रॉप इट, जब इसको ड्रॉप किया जाता है तो सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या है इनमें रिएक्शंस होने शुरू होते हैं, एंड देन दे स्पार्क वेरी लाउड, ठीक है, बहुत बड़ा इनसे क्या है सूरज। तो जैसे आप एज यू कैन सी इन द इमेज, सैटेलाइट इमेज है ही, तो जब बॉम्ब को गिराया गया तो एकदम से क्या है, आकाश में पहले वो लाइट जलती है, वो चकाचौंध, मतलब एकदम डैजल करता है वो दैट, और वो रोशनी ऐसी होती है कि जो चकाचौंध कर दे, जो कि मतलब किसी को अंधा भी बना सकती है, एज यू कैन सी। और वो ऐसा लगता है जैसे सूरज चमक रहा है, वो इस प्रकार की रोशनी होती है। बट ये नेचुरल सूरज नहीं है, ये क्या है, बॉम्ब का इफेक्ट है। तो एज यू ऑल कैन सी इन द इमेज, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दिस सन। इसको क्या कर रहा है, वो सूरज की संज्ञा दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ मेटाफोर हियर, एंड कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो है। देयर इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज हाईली कॉन्ट्रास्टिकल, बिकॉज हियर द पोएट विल बी शोइंग अ डीप कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और डीप कंपैरिजन बिटवीन द नेचुरल सन एंड द मैन मेड सन। ये जो इमेज में आप जो सूरज देख रहे हैं, ये क्या है, मैन मेड है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एटम बॉम्ब। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है, और आयरनी क्या है कि प्राकृतिक सूरज क्या चीज़ें करता है और ये क्या करेगा,
ये आयरनी, ये मतलब ये साइड इन दिस स्टैंजा आयरनी एंड कॉन्ट्रास्ट दीज टू फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैन मेड सन एंड द नेचुरल सन, द पोएट will be giving us a comparison between these two things, ठीक है। तो it is the basic idea behind this poem. In the next video we'll be doing the text of the poem. Till then, thank you.